हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ, मेरे कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थियों, आज के सीरीज में दोस्तों आपको मिक्स क्वेश्चन मिलने वाले हैं और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्जाम में आपके देखे जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, कंसीडर टू बाइनरी नंबर a इक्वल टू 110001 एंड b इक्वल टू 001100। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ a एंड b और नॉट a एंड नॉट b। अब इसको कैसे निकालेंगे दोस्तों, इसको आप पहले समझिए ध्यान से कि दो बाइनरी संख्याएं दी हुई है इतना इतना, इसको पहले एंड बी करना है, ए एंड बी करना है। और देखिए पहले ब्रैकेट वाले पहले मैं आपको इसको समझाता हूं किस तरीके सॉल्व करना है। देखिए, जो बोर्ड ने आंसर माना है वो तो इतने वाला मान लिया है, ठीक है, लेकिन ये नहीं है। ठीक, पहले स्टेप में इसे सॉल्व करना है, दूसरे स्टेप में आपको इसे सॉल्व करना है और तीसरे स्टेप में आप इन पूरे को मतलब यहां से लेके ये यहां तक पूरे को तीसरे स्टेप में सॉल्व करना है। समझ में आया जो क्वेश्चन कह रहा है उसे आप समझिए। तो ए एंड बी कहते हैं, तो पहले ए एंड बी का फार्मूला समझिए। मैंने ये चीज आपको बताया था ना, जैसे ए बी इनपुट है और वाई आउटपुट है, तो 0 0 0 1 1 0 1 1 चार केसेस आपके बने थे, ठीक है, जिसमें 0 एक भी यदि 0 है तो वहां पे 0 ही आता है जबकि दोनों इनपुट हाई नहीं होते हैं। ठीक, समझ में आया? वही चीज यहां पे लगाना है। तो ए एंड बी करना है, तो ए एंड बी ऐसे किस तरीके से एंड बी करना है, आप सिंपली इसको देखिए, ए की वैल्यू पहले लिख लीजिए 1 1 0 0 0 1, समझ में आया? फिर बी की वैल्यू लिख लीजिए। बहुत जल्दबाजी नहीं करना है किसी क्वेश्चन में, ठीक है, ध्यान से आपको समझना है। देखिए 0 0 1 1 फिर 0 0। अब इसको आप सिंपली एंड कर देना है। तो देखिए जब तक कि दोनों इनपुट जो है हाई नहीं होंगे तब तक वोल्टेज हाई नहीं होगा। मतलब जो पुरानी कंडीशन में मैंने बताया था कि बल्ब ग्लो नहीं होगा जब तक कि दोनों इनपुट हाई नहीं होगा, बल्ब ग्लो नहीं होगा, वही चीज करना है। मतलब डिफरेंट इनपुट सम में 0 आ रहा है। देखिए 1 0 का 0 0 0 का 0 0 1 का 0 0 1 का 0 और 1 0 का 0 और 1 0 का 0। जो बोर्ड ने इसका आंसर माना है वो ए माना है, लेकिन ये सही नहीं है। मैंने क्या बोला, ए सही नहीं है, ठीक है। अब आंसर इसका क्या आएगा ये समझिए आप। अब इस वाले को सॉल्व करिए ना, पहले नॉट ए इसका निकालिए। अब ए का नॉट ए निकालना है, नॉट ए क्या बनेगा, नॉट ए इसका देखिए, इसमें क्या करना है, नॉट ए में ये जस्ट बदल जाएगा, मतलब 1 1 का 0 फिर 1 हो जाएगा, ये 0 हो गया। अब नॉट बी कर लीजिए, यहां पे नॉट बी कर लीजिए, नॉट बी बोला है ना, नॉट बी कर लीजिए। नॉट बी करना है तो नॉट बी कैसे करेंगे, मतलब कि 1 1 और फिर 0 हो गया ना, 1 1 का 0 हो गया और फिर यहां 1 1। अब इसका आपको क्या करना है, आपको एंड करना है, एंड कर लीजिए। तो देखिए 0 1 का क्या हुआ, 0 1 का 0 हो गया, डिफरेंट वाला जितने एक भी 0 है तो वहां 0 होगा। 1 1 का 1 हो जाएगा ना, यहां भी 0 यहां भी 0 यहां भी 0 यहां भी 0। अब इसने क्या बोला, जो ब्रैकेट में और करना है। अब ये तो एंड की कंडीशन थी, यहीं पे और की कंडीशन आपको पहले बता देता हूं, ये एंड की कंडीशन है, ठीक है, ध्यान से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पे देखिए दो इनपुट लिए, ए बी और वाई आउटपुट लिए, जिसमें हम 0 0 0 1 1 0 और 1 1 चार केसेस बने। इसमें 0 0 जब होता है तभी 0 होता है, बाकी एक भी 1 होगा तो आपका 1 आता था, याद है और का कंडीशन। अब चलिए और का कंडीशन हमारे पास आ गया, और आ गया। जब और आ गया, और का सर्किट डायग्राम आप देखे होंगे, मैं बताया था कि एक भी इनपुट हाई हुआ तो वोल्टेज हाई होगा, ठीक है, एक भी इनपुट हाई हुआ तो उसका वोल्टेज क्या होता है, हाई होता है। अब आप आ जाइए और इसको देखते हैं, दोनों को हम और ऑपरेशन करके ना
तो पहले इसको ले आइए, यहाँ पे कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको पता चलता रहे। 0 0 0 0 0 0 ये है एंड वाला पहले ब्रैकेट का। दूसरे ब्रैकेट में क्या आया था 0 0 0 0 1 0। इसको क्या करना है दोस्तों, इसको और ऑपरेशन करना है। जब इसको और ऑपरेशन करना है मतलब एक भी 1 होगा तो वोल्टेज हाई हो जाएगा ना, यही है ना। तो यहाँ पे देखिए 0 0 का 0 आएगा और 0 1 का 1 आएगा, ए भी 0 ए भी 0 ए भी 0 ए भी 0। मतलब आपका जो फाइनल आंसर है वो ए आना चाहिए। ये होता है दोस्तों इसका आंसर। पूरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ है, लेकिन बोर्ड ने जो माना है मैंने उसको भी आपको निकाल के दिखा दिया। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पेपर में छपने वाले क्वेश्चन है दोस्तों, जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रहार करते हैं। Which of the following is a self-complementing binary code where the adjacent code differ in the only one bit position? निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वयं पूरक सेल्फ कंप्लीमेंटिंग बाइनरी कोड है जहां सन्निकट कोड केवल एक बिट पोजीशन में भिन्न होता है? तो वो क्या है, ग्रे कोड है। ग्रे कोड बता चुका हूं ना। BCD कोड नहीं। आस्काई कोड का फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। CBIC कोड नहीं, ग्रे कोड है। इसका ऑप्शन क्या है, तीसरा जो है बिल्कुल करेक्ट है, ग्रे कोड। ग्रे कोड में जैसे हमको कोई बाइनरी दिया है, यहाँ पे देखिए जैसे कोई एक एग्जांपल से समझा देता हूं। यहाँ पे बाइनरी दिया है 1101, ठीक है। इसका ग्रे कोड मुझे निकालना है। इसका क्या निकालना है दोस्तों, ग्रे कोड मुझे निकालना है। तो ग्रे कोड में क्या करते हैं, सिंपली ये वाला इसको क्या बोलते हैं, MSB को सीधा यहाँ रख लीजिए। उसके बाद इसको XOR आपको करना है, मतलब कि जो ऐड होके आएगा कैरी को इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो देखिए 1 1 का 0 हुआ और कैरी 1 है, इग्नोर हो गई। फिर 1 0 का क्या हो गया, अरे XOR ऑपरेशन में क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए A B इनपुट है, Y आउटपुट है। ये है आपका XOR 0 0 0 1 1 0 1 1। डिफरेंट में 1 होता है, बाकी 0 होता है। समझ में आया कि नहीं आया? ये है XOR की टेबल, यही इसमें लगाना होता है। 1 0 का क्या हुआ, 1 0 का यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। और इसका 0 1 का V1 आ जाएगा। ये हो गया आपका ग्रे कोड। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे वर्क करते हैं। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा है इसलिए कॉन्सेप्ट के साथ भी समझते रहिए। हाउ मेनी बिट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ सिंगल डेसिमल डिजिट इन ग्रे कोड? ग्रे कोड में एक दशमलव अंक को प्रदर्शित करने के लिए कितने बिट का उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। तो कितने बिट का उपयोग किया जाता है, तो वो होता है 4 8 16 10। तो इसमें दोस्तों 4 सही है, क्योंकि देखिए 0 का क्या होगा, हम एक दशमलव अंक में कितना होता है 0 to 9। 0 to 9 को बाइनरी या ग्रे कोड में प्रदर्शित करने के लिए 4 बिट्स की आवश्यकता होती है, 4 बिट्स की हमें नीड होती है। तो हम ग्रे कोड में जैसे 0 को क्या लिखते हैं, 0 0 0 0, 4 बिट की आवश्यकता होती है ना। अरे वही BCD कोड में भी यही होता है। 1 को क्या लिखेंगे, 0 0 0 1। समझ में आया? ग्रे कोड में एक दशमलव अंक को प्रदर्शित करने 4 बिट की आवश्यकता होती है, ठीक है। और 9 को हम क्या लिखेंगे, 9 को हम यहाँ पे 9 को क्या लिखेंगे, 9 को लिखेंगे कितना होगा 1 1 0 1। ये समझ में आया? ये ग्रे कोड है, ठीक है। ग्रे कोड को ध्यान रखिएगा। अभी मैंने ग्रे कोड निकालना बताया, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा कि ग्रे कोड कैसे लिखा जाएगा। बाइनरी जैसे मैंने बोला, देखिए 8 की बाइनरी है, सॉरी 9 की बाइनरी ही लिखते हैं। ये बाइनरी कोड है मेरे पास, ये बाइनरी कोड है ना। 9 की बाइनरी कितनी होती है 1 0 0 1, ठीक है। अगर नहीं आता तो 8 4 2 1 8 1 9। अब इसका ग्रे कोड मुझे निकालना है, तो इसको क्या करें, MSB का सीधा सीधा रख लेते हैं, ठीक है।
और इसको इसमें एक्सॉर करते हैं, जब एक्सॉर करते हैं 0 1 का 1 हो जाएगा, फिर इसमें इसका एक्सॉर करते हैं 0 0 को 0 हो जाएगा, और इसमें इससे इसका एक्सॉर ऑपरेशन करते रहेंगे ना, सब में एक्सॉर ऑपरेशन, तो 0 1 का फिर 1, यही तो है यहाँ, यही तो मैं यहाँ पे लिख दिया। समझ में आया? ये डायरेक्ट लिखा हूं। इतना फास्ट आपको भी कैलकुलेशन करना होगा, ये ध्यान रखिएगा। एग्जाम हॉल में बहुत ज़्यादा समय नहीं है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा, आज के युग में सब पढ़ रहे हैं, सब बढ़ रहे हैं। आपको मैं एक बात बता दूं, पहले लोग बाग कैटेगरी की बहुत कैटेगरी चिल्लाते कि अरे वो एससी है उसका नंबर कम जाएगा। आज देख लीजिए, अभी शायद 2 दिन पहले जो है कहते थे जनरल की ज़्यादा जाए तो ओबीसी की कम रहेगी, उससे नीचे एससी करेगा। अरे भाई, बहुत सारे एग्जामों में ऐसे सबकी कट ऑफ सेम लग रही है, इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। प्रीवियस एग्जाम की कट ऑफ भी देख लीजिए, बहुत कम अंतरों का। अभी जूनियर असिस्टेंट का शायद कट ऑफ आया है, उसमें सभी की जो है 41.25 कट ऑफ लगा दी गई है, सभी की तीनों कैटेगरी की है, ठीक है। EWS, जनरल, ओबीसी, एससी सब की ये कट ऑफ है, ठीक, समझ में आया? इसलिए सभी को मेहनत एक बराबर करनी है, ठीक। यहाँ पे देख लीजिए, ये समझ में आया ना पूरी तरीके। चौथे क्वेश्चन पे चलिए। अब यहाँ पे व्हाट इज द मिनिमाइज एक्सप्रेशन फॉर द बुलियन फंक्शन। हाँ, ये दिया है, के मैप दिया है ना। के मैप को आइए निकाल लेते हैं। सबसे पहले के मैप को हम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। यहाँ पे आ जाइए और एक बनाइए, फिर से वही आप क्या बनाएंगे। ओहो, इसको हटाओ, पहले अच्छे से बनाना पड़ेगा इसको, नहीं तो फिर दिक्कत देने लगेगा। अभी पार्ट्स इसके बना लीजिए। अब देखिए ये कितना दिया है, 2 की पावर 4, मतलब कितना बनेगा, 16 बॉक्स बनेंगे। ये तो समझ में आ गया ना तुरंत। अगर इसको नहीं समझ में आया वो मैं बता दे रहा हूं। देखिए यहाँ पे पहले इसको बना लेता हूं, फिर जल्दी से। ये आ गया मेरा। अब ये कि यहां से देखिए क्या पता चल रहा कि मतलब 2 की पावर n, तो 2 की पावर कितना, 2 की पावर 4 वेरिएबल का बनेगा, तो 2 की पावर 4 तो कितना हो गया, 16 हो गया। समझ में आया? जितने वेरिएबल यहाँ पे कितने, 4 वेरिएबल का के मैप है ना, तो 4 रख देंगे पावर में। अब इधर आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे हम ए बी डालते हैं और यहाँ पे सी डी डालते हैं, तो सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी और सी डी बार। इधर पर ए बार बी बार, ठीक है, ए बार बी, ए बी और ए बी बार। समझ में आया? अब यहाँ पे आप नंबरिंग कर लीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और यहाँ पे 14 और 15। समझ में आया इतना? अब इसके बाद सब में नंबर भर लीजिए, सब में नंबर भर लीजिए। जैसे 0 पे 1 डाल दीजिए, 1 पे 1 डाल दीजिए, 2 पे 1 डाल दीजिए, 4 पे 1, 5 पे 1, 6 पे 1, 6 कहाँ है, 6 पे 1 और 10 पे 1, 12 पे 1, 12 यहाँ पे है, 12 पे 1 और 13 पे 1। बहुत बिल्कुल सिंपल है। क्वार्ट्स में आपको बनाना है। जब आपको क्वार्ट्स में बनाना है तो अब देखिए पहला क्वार्ट्स कौन बनेगा, पहला क्वार्ट्स ये ले लीजिए आप, एक एक बनाते रहिए और इसको लिखते रहिए आप, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। y बराबर क्या बना, यहाँ से क्या मैच किया, ए बार मैच किया और इधर क्या मैच किया, सी बार मैच किया, ठीक है। दूसरा क्वाड क्या बनेगा, दूसरा क्वाड ये देखिए बन गया, दूसरा क्वाड बन के तैयार हो गया। दूसरे क्वाड में क्या है, बी मैच किया इधर और इधर क्या मैच किया, सी बार ही मैच किया। तीसरा क्वाड में क्या बन जाएगा, ये देखिए यहाँ बन गया तीसरा, तो 6 है ना। तीसरे में
हमारे पास इधर क्या मैच किया, फिर से ए बार मैच किया, ठीक है, ए बार मैच किया, और इधर क्या है, इधर सी और डी बार दोनों मैच किया, ठीक है। अब लास्ट वाला कौन सा बनेगा, देखिए ये ऐसे बनेगा, ये ऊपर का ले लीजिए, ठीक है। तो इधर इधर कोई मैच किया क्या, बिल्कुल मैच किया, बी बार मैच किया, ठीक है। और इस साइड में क्या मैच किया, ये तो दोनों ही रखे हैं, कौन कौन से, दोनों ही रखे हैं, सी और डी बार। समझ में आया, सी और डी बार और इधर ए बार। इस तरीके से हम इसको फाइंड कर लिए, ठीक है, ये आपका आंसर रहा। और इसको जो है सॉरी, हाँ ठीक है, और इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे इसमें सी बार और डी बार कॉमन ले सकते हैं और ए प्लस बी बार कर सकते हैं, तो इसके बाद आप स्वयं निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ जाइए ये क्वेश्चन में, अ बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर इज एंड द एग्जांपल ऑफ अ बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर इन कोडर का प्रयोग होता है। देखिए बार बार ये कितनी बार क्वेश्चन आ चुका आपको बताइए, ठीक है, इसमें मैं कितनी बार एक क्वेश्चन आपको बता चुका हूं कि इनकोडर का प्रयोग होता है। एक इनकोडर एक डिजिटल सर्किट है जो इनपुट के एक सेट को एक कोडिट मतलब एक कोडेड आउटपुट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर एक बाइनरी इनपुट लेता है और उसे ग्रे कोड में बदलता है जो एक अलग प्रकार का ही कोड होता है, तो इसके लिए इनकोडर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, Which of the following application is a typical use of microcontroller in the field of home automation? घरेलू स्वचालन होम ऑटोमेशन के क्षेत्र में माइक्रो कंट्रोलर का एक विशिष्ट उपयोग निम्नलिखित में से कौन से है? सैटेलाइट कम्युनिकेशन है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है कि टेम्परेचर एंड लाइटिंग कंट्रोल है? तो इसका स्पेस एक्सप्लोरेशन है। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन है? इसका ऑप्शन सी सही है कि नहीं? ठीक है, देखिए इसका ऑप्शन कौन सा सही है? इसका ऑप्शन सी का ही। माइक्रो कंट्रोलर होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सुनिए। माइक्रो कंट्रोलर छोटे स्वनिहित कंप्यूटर होते हैं जिन्हें विशिष्ट कार्यों करने के लिए डिजाइन किया जाता है। घरेलू में स्वचालन, ठीक है, उनका उपयोग अक्सर विभिन्न उपकरणों प्रणालियों को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। समझ में आया? एक शब्द याद कर लीजिए, कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, इससे आप पकड़ लेंगे। ठीक, यहाँ पे देखिए टेम्परेचर एंड लाइटिंग कंट्रोल, यहाँ पे लिखा है ना कंट्रोल, ऑप्शन लगा दीजिए। ठीक, विच डज द टर्म हार्वर्ड आर्किटेक्चर से रिफर टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माइक्रो कंट्रोलर? माइक्रो कंट्रोलर के संबंध में हार्वर्ड आर्किटेक्चर शब्द का क्या अर्थ है? बहुत अच्छे क्वेश्चन है ना, इस तरीके के भी क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक, इसमें क्या है? अ टाइप ऑफ माइक्रो कंट्रोलर विथ हाई प्रोसेसिंग स्पीड, अ माइक्रो कंट्रोलर आर्किटेक्चर दैट यूज अ सेपरेट मेमोरी स्पेस फॉर द इंस्ट्रक्शन एंड डाटा, माइक्रो कंट्रोलर विथ एडवांस एड्रेसिंग मोड, अ माइक्रो कंट्रोलर विथ लार्ज नंबर ऑफ इनपुट पोर्ट। तो कौन सा इसका सही है? बी ऑप्शन सही है। ठीक है, a microcontroller architecture that uses a separate memory space for the instruction and data। एक माइक्रो कंट्रोलर आर्किटेक्चर को निर्देशों और डेटा के लिए अलग अलग मेमोरी स्पेस की आवश्यकता होती है। समझ में आया? अगर हम यहीं पे बात करें कि हार्वर्ड आर्किटेक्चर एवं ऐसे माइक्रो कंट्रोलर आर्किटेक्चर होते हैं जिनमें इंस्ट्रक्शन और डाटा के लिए अलग अलग मेमोरी स्पेस की आवश्यकता होती है। ठीक, इसका अगर हम और सिंपल भाषा में कहें तो फिर इंस्ट्रक्शन और डेटा एक ही समय पर अलग अलग बसेस के माध्यम से एक्सेस किए जा सकते हैं। अब बस तो जानते हैं ना, ठीक है, बता चुका हूं। ठीक है, बसेस के माध्यम से क्या किए जा सकते हैं? बसेस के माध्यम से एक्सेस किए जा सकते हैं जिससे प्रोसेसिंग स्पीड और अच्छी होगी। तो क्या होगी दोस्तों? प्रोसेसिंग स्पीड। ठीक है, प्रोसेसिंग स्पीड, ये सब कीवर्ड हैं दोस्तों, इनको आप हरदम और हरदम पॉइंट आउट करते रहिए और अपने कॉपी पे उतारते भी रहिए। आगे देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ यूजिंग डोंट केयर कंडीशन इन द
कार्नमैप मैप सिंप्लीफिकेशन। कार्नमैप मैप सरलीकरण में डोंट केयर स्थितियों को मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, डोंट केयर की स्थिति 0 और 1 जिसे हम निर्धारित नहीं कर सकते। एक शब्द याद कर लीजिए, जिसे हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि 0 होगा या 1 होगा, उसे दोस्तों डोंट केयर कंडीशन को x से डिनोट करते हैं। तो इसमें अब ऑप्शन पढ़िए। अब आपको थ्योरी पता हो जाए ना, अब ऑप्शन पढ़िए। टू मार्क सेल दैट द शुड नॉट बी द इंक्लूडेड इन द सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस, टू इंडिकेट सेल दैट हैव एन अनडिफाइंड लॉजिक वैल्यू। देखिए, अनडिफाइंड लॉजिक वैल्यू, ठीक है, यहां से ये चीज गलत हो गया कि नहीं? अनडिफाइंड लॉजिक वैल्यू की तो कहीं बात हो नहीं। मैंने इसमें ऑप्शन में क्या दिखा? टू मार्क सेल दैट शुड नॉट बी द इंक्लूडेड इन सिंप्लीफिकेशन, उन कोशिकाओं को चिन्हित करना है जिन्हें सरलीकरण प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाता। मैंने क्या कहा यहाँ पे कि नहीं, हम पहचान ही नहीं पाते हैं तो उसको हम एक्स क्रॉस से डिनोट करते हैं ना, तो पहले तो ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, आगे देखिए थर्ड वाला, लेकिन एक बार पढ़ लिया करिए जरूर, ठीक है, पूरे ऑप्शन। टू आइडेंटिफाई सेल दैट आर द ऑलरेडी इन द देयर सिंपलेस्ट फॉर्म, नहीं, ऑलरेडी कहाँ से आ गया? सिंपलेस्ट फॉर्म बिल्कुल नहीं। टू मार्क सेल विद द स्पेशल, फिर से वही वाली बात, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द डिमॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम स्टेट्स दैट द कंप्लीमेंट ऑफ, डिमॉर्गन्स थ्योरम आपको याद होना चाहिए। डिमॉर्गन्स थ्योरम मैंने जो है आपको डिस्कस किया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप कह नहीं सकते हैं कि डिमॉर्गन्स थ्योरम मैंने डिस्कस नहीं किया था। डिमॉर्गन्स का पहला प्रमेय ये कहता है कि चर के पूरक उनके व्यक्तिगत पूरकों के बराबर होता है। तो एंड आर होता है और एंड होता है कि नैंड नॉर होता है कि नॉर और नंड होता है। तो इसका है और एंड एंड होता है। कैसे, इसको समझिए कैसे होता है, इसको समझिए ना कि कैसे होता है। देखिए, अगर मैंने बात आपको बताता कि ए प्लस बी का बार कर दूं तो इसको मैं जब तोड़ूंगा तो ये कैसे बन जाएगा? ए बार डॉट बी बार बन जाएगा कि नहीं? इसलिए सही विकल्प क्या होगा? बी ए तो होगा ना। और ऑपरेशन का पूरक सभी इनपुट के पूरक का एंड होता है, ठीक है। और ऑपरेशन का पूरक सभी इनपुट के पूरक का एंड होता है, समझते रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेक्साडेसिमल नंबर F4 इज इक्वलेंट टू विच बाइनरी नंबर? हेक्साडेसिमल संख्या F4 किस बाइनरी संख्या के समकक्ष है? अब आपको पहले ये समझना है कि ये F4 है क्या। ये बोला हेक्साडेसिमल नंबर, तो 4 बिट, अभी मैंने आपको बताया था ना कि 4 बिट, अभी ग्रे कोड की भी बात हुई थी तो 0 to 9 सिखाया था ना, 4 बिट, और हेक्साडेसिमल में 0 to 15, ठीक है, ये वाला समझ में आया। तो इसका F का क्या बन गया? F का बन जाएगा 4, इसको अलग अलग कर लीजिए तो ये बन जाएगा। F को हम क्या लिख सकते हैं? F को हम 15 बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? 15, तो 15 की बाइनरी क्या होगी? 4 टाइम 1, ठीक है। अब 4 की बाइनरी क्या होगी? 0 1 0 0, इसको दोनों को मिला दीजिए तो 1 1 1 0 1 0 0। कौन सा मैच किया बताइए? इसमें कौन भाई? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आया कि नहीं आया? ये सब चीजें बिल्कुल से रट डालिए, ठीक है। क्वेश्चन का देखिए लेवल कैसा है और क्वेश्चन का फॉर्मेट मतलब किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, वही आपके चैप्टर से क्वेश्चन, ठीक है। हेक्साडेसिमल, डेसिमल, ग्रे कोड, बाइनरी कोड, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता जा रहा है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, when the converting a binary number to gray code, what is the result of the XORing the most significant bit MSB of the binary number with the next bit? जब किसी बाइनरी संख्या को ग्रे कोड में बदला जाता है तो सबसे महत्वपूर्ण बिट MSB को अगली बिट के साथ XOR करने का क्या परिणाम होता है?
क्या परिणाम होता है, मतलब LSB ऑफ द ग्रे कोड होता है कि MSB ऑफ द ग्रे कोड होता है, ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, दो में से आपको एक आंसर देना है, तो कौन सा सही है, LSB ऑफ द ग्रे कोड, मतलब कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल से सही है। समझ में आया, ये कन्वर्ट करके मैं पीछे बताया हूँ, ध्यान रखिएगा। जैसे कोई ग्रे कोड है 1001, वो बाइनरी कोड है, बाइनरी कोड है, इसको ग्रे कोड में मुझे बदलना है, तो इसको मैं क्या करूँगा, ये होता है आपका MSB, ये क्या होता है, ये होता है MSB और ये होता है LSB। तो MSB को मैं सेम टू सेम यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, और फिर उसके बाद इनको मैं XOR कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ गया, देखिए यहाँ पे आ गया 1 0 को 1 आ गया, 0 0 को 0 आ गया और 0 1 को 1 आ गया। ये इसका बन गया कि नहीं बन गया, तो वही कह रहा है द LSB ऑफ ग्रे कोड। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए, जब किसी बाइनरी संख्या को ग्रे कोड में बदला जाता है तो सबसे महत्वपूर्ण बिट MSB को अगली बिट के साथ XOR करने का परिणाम होता है कि LSB जो होगा, LSB का ग्रे कोड। ठीक है, समझ में आया, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया कि अभी क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही उलझ रहे हैं, नहीं उलझिए, किसी भी फॉर्मेट में नहीं, ध्यान रखिएगा। क्योंकि एक लाइन अगर मैं इसमें बात करूं, देखिए जैसे आप XOR करते हैं किसी का, तो आपको ग्रे कोड का दूसरा बिट, मतलब दूसरा महत्वपूर्ण बिट क्या होगा, LSB होगा ना, दूसरा महत्वपूर्ण बिट प्राप्त होता है, ना कि उसका MSB प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे मैं इसका XOR ऑपरेशन किया तो इसका LSB वाला प्राप्त हुआ ना कि MSB वाला। जैसे यहाँ पे 0 है, 0 और 1 का XOR किया, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, 0 और 1 का जब XOR किया तो ये मान लीजिए MSB है और ये LSB है, तो इसका कौन सा प्राप्त होगा, ये 0 और ये इसका, ये तो सेम टू सेम आ गया यहाँ पे, ये क्या प्राप्त हुआ, ये इसका क्या प्राप्त हुआ, LSB ही तो प्राप्त हुआ। समझ में आया, समझ में आया, अब समझ में आया कि नहीं आया, जरूर आया। अगर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है हर एक क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, the need for a command interpreter arises because कमांड इंटरप्रेटर की आवश्यकता क्यों होती है, कमांड इंटरप्रेटर की आवश्यकता क्यों होती है, हार्डवेयर कैन नॉट बी एग्जीक्यूट प्रोग्राम डायरेक्टली, बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। इंटरप्रेटर की आवश्यकता क्या होती है कि हार्डवेयर जो है कैन नॉट एग्जीक्यूट प्रोग्राम डायरेक्टली। और ऑप्शन पहले पढ़िए, ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिक्वायर एन इंटरप्रेटर, ऐसा कुछ नहीं है। सॉफ्टवेयर कैन नॉट रन ऑन हार्डवेयर, यूजर प्रिफर टाइपिंग कमांड ओवर यूजिंग। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। देखिए हमें जो है जैसे कमांड इंटरप्रेटर, इसी को हम एक तरीके से क्या कह सकते हैं, कमांड इंटरप्रेटर को सेल भी कहा जाता है। ठीक है, सेल भी कहते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों है, क्योंकि हार्डवेयर सीधे यूजर से कमांड को नहीं समझ सकता है। समझ में आया, कमांड को यूजर से नहीं समझ सकता। कमांड इंटरप्रेट इन कमांड को पढ़ता है, उन्हें प्रोसेस करता है, मतलब पहले देखिए क्या करता है, इसको रीड करता है। ठीक है, कैसा रीड लिख गया, रीड करेगा, फिर उसके बाद इसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। सेकेंड स्टेप में क्या है, फिर इसको प्रोसेस करता है और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इसे मतलब एक्शनेबल इंस्ट्रक्शन बना देता है, फिर इसे OS के लिए एक्शन परफॉर्म करता है। ठीक, समझ में आया। ठीक, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म मल्टी यूजर इन द OS कॉन्टेक्स्ट रिफर टू। अब ये क्या बोला, ऑपरेटिंग सिस्टम के समय मल्टी यूजर क्या है कि एक ही सिस्टम में, एक ही सिस्टम में एक से ज्यादा यूजर एक साथ काम करें, एक साथ काम कर सकें, उसे कहते हैं मल्टी यूजर। यहां पे पढ़ लीजिए,
एन ओएस दैट कैन एग्जीक्यूट मल्टीपल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली, ऐसा तो कोई बात ही नहीं है, मल्टीपल यहाँ प्रोग्राम की कहाँ से बात आ गई। ठीक है, देखिए एन ओएस दैट सपोर्ट मल्टीपल यूजर्स वर्किंग ऑन द सेम मशीन, ये देखिए जो मैंने डिफिनीशन बताया बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे छपा हुआ है। ठीक, पहले आपको हर एक की डिफिनीशन याद होनी चाहिए, उसके बाद आप इन आंसरों को दे सकते हो। आगे भी पढ़ लीजिए, एन ओएस दैट कैन ओनली रन ऑन मल्टीपल, नहीं, एन ओएस विद द ग्राफिकल, नहीं, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे पढ़िए, डैश ऑफर्स द एबिलिटी टू क्वेरी द डाटा एंड इंसर्ट, अल्टर एंड डिलीट टपल। देखिए ये क्वेश्चन मैं थ्योरेटिकल में करवा चुका हूँ, वहाँ से जाके आप इसकी थ्योरी पढ़ लीजिए, इसको हवा में आप उड़ा देंगे। डेटा को क्वेरी करने और टपल्स को जोड़ने, बदलने और हटाने की क्षमता किस में होती है? डीएमएल में होती है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में होती है। ठीक है, इसमें देखिए डीएमएल कहाँ है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज की डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज किस में होती है? वो होती है दोस्तों डीएमएल में होती है। डीएमएल में कौन कौन से होते हैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। डीएमएल में इसके कमांड होते हैं, जैसे सेलेक्ट होता है, इंसर्ट होता है, अपडेट होता है और डिलीट होता है। ये इतनी कमांड आप डीएमएल की याद रखिएगा। ठीक, कभी नहीं क्वेश्चन गलत होगा इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाटाबेस, इनमें निम्नलिखित में से कौन एक डाटाबेस है? माई एसक्यूएल डाटाबेस होता है, इन्फॉर्मिक्स डाटाबेस होता है, एसक्यूएल सर्वर डाटा, ऑल ऑफ दी। अब इस क्वेश्चन में कुछ है, 35वां में कुछ है, बताइए, नहीं है ना? ये सभी के सभी डाटाबेस हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए, व्हाट डू यू मीन बाई वन टू मेनी रिलेशनशिप? वन टू मेनी रिलेशनशिप बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया गया। वन टू मेनी रिलेशनशिप्स क्या होते हैं? अब वन टू मेनी, पहले इसको मैं समझा देता हूँ। वन टू मेनी में, इसको देखिए, वन टू मेनी में जैसे इधर एक हमारे पास यूजर है, ठीक है, वो कई लोगों से हम यहाँ पे जुड़ा हुआ है, वो होता है वन टू मेनी। ठीक है, समझ में आया? ये होता है, जैसे ये मेरे पास एक टीचर है, मान लीजिए एक टीचर है, वो कई सारे क्लास 1 में पढ़ा रहा है, क्लास 2 में पढ़ा रहा है और क्लास 3 में पढ़ा रहा है। ठीक है, इस तरीके करके तो ये वन टू मेनी हुआ। ठीक, समझ में आया? अगर ये नहीं समझ में आता है इस तरीके के तो बताइए आप कमेंट में, मैं इसको और डिटेल से आपको जितने भी हैं वन टू मेनी, मेनी टू वन साफ करवा दूंगा। ठीक है, अब वन टू मेनी रिलेशनशिप, इसके ऑप्शन पहले पढ़िए। मेनी टीचर्स मे हैव मेनी क्लासेस, नहीं, वन क्लासेस मे हैव मेनी टीचर्स, नहीं, वन टीचर्स कैन हैव मेनी क्लासेस। देखिए जो मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया वही यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, इन द जनरल अ फाइल इज द बेसिकली लोकेटेड ऑन अ ऑल रिलेटेड। सामान्यतः एक फाइल मूल रूप से सभी संबंधित किसका, यहाँ पे स्पेस का संग्रह होता है, रोज एंड कॉलम का, ठीक है, कि डाटाबेस का, कि फील्ड का, कि रिकॉर्ड का। किसका सही है? तो रिकॉर्ड का होता है। कैसे होता है? देखिए, सामान्य रूप से फाइल एक ऐसी इकाई होती है जो सभी रिलेटेड रिकॉर्ड का संग्रह होता है। समझ में आया? फाइल क्या हो? सभी रिकॉर्ड का संग्रह होता है। फिर रिकॉर्ड क्या है? मतलब कंप्लीट एंट्री, जैसे एक व्यक्ति का नाम हुआ, एक व्यक्ति का क्या हुआ? नेम हो गया, पता हो गया, ठीक है, पता हो गया, फोन नंबर हो गया, मतलब मोबाइल नंबर हो गया, ये सब किस में आएंगे? ये सब रिकॉर्ड। तो कई रिकॉर्ड्स मिलके एक फाइल बनता है। यहाँ पे आपको मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, कई रिकॉर्ड्स मिलकर एक फाइल बनता है, एक फाइल बनता है। ठीक है, कई रिकॉर्ड्स मिलकर एक फाइल बनता है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ पे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर टू द नंबर ऑफ द एट्रीब्यूट इन रिलेशन। किसी रिलेशन में एट्रीब्यूट्स की संख्या को क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट। अब पहले यहाँ पे समझिए कि किसे एट्रीब्यूट कहते हैं और किसे कॉलम अरे किसे रो टपल कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सब मेरे पास हैं कॉलम और रो। ये सब क्या होते हैं? ये होते हैं कॉलम। ये सब क्या है? कॉलम है, ठीक है। और ये सब क्या है? रो हैं। ये सब चीज़ें मैंने पढ़ा। जो रो को ही दोस्तों टपल कहते हैं, रो को टपल कहते हैं, और कॉलम को ही एट्रीब्यूट कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं। जितने सारे कॉलम होंगे वो इसकी क्या होती है? डिग्री होती हैं। तो यहाँ पे डिग्री आएगी, ठीक है। वो डिग्री, इसकी डिग्री कितनी हुई? 4 डिग्री हुई। तो इसका कौन सा क्या पूछ रहा है? एट्रीब्यूट्स की संख्या को क्या कहा जाता है? तो डिग्री कहा जाता है। एट्रीब्यूट की संख्या को एक मिनट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर टू द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन रिलेशन। किसी रिलेशन में एट्रीब्यूट्स की संख्या को क्या कहा जाता है? तो किसी रिलेशन में जो एट्रीब्यूट होते हैं यानी कि कॉलम की संख्या, उसे हम क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं ना, उसे हम डिग्री कहते हैं। रो रिकॉर्ड को दर्शाते हैं जैसे टपल होते हैं, कॉलम एट्रीब्यूट को दर्शाते हैं। तो डिग्री एट्रीब्यूट कॉलम को दर्शाती है। बिल्कुल सही। मतलब इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या है? डिग्री सही है ना इसका ऑप्शन, ठीक ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A report क्या है? A report generation, a report generator is used to। एक रिपोर्ट जनरेटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? अपडेट फाइल को अपडेट करने के लिए, प्रिंट फाइल ऑन पेपर, फाइल को कागज पर प्रिंट करने के लिए, कि बोथ ऑफ द एबव कि नन ऑफ द एबव। बताइए कौन सा सही है? तो इसका सही है प्रिंट फाइल ऑन पेपर। मतलब एक रिपोर्ट जनरेटर का यूज किस लिए होता है? प्रिंट फाइल ऑन पेपर। रिपोर्ट जनरेटर एक ऐसा टूल है जिसका उपयोग डेटा को एक व्यवस्थित रिपोर्ट के रूप में तैयार करने और उसे प्रिंट करने के लिए किया जाता है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A large computer information system maintain many different computer file, which among them is called a perpetual file। एक बड़ा कंप्यूटर सूचना प्रणाली कई विभिन्न कंप्यूटरों फाइलों को बनाए रखता है। इनमें से कौन सी परपेचुअल फाइल कहलाती है? कौन सी परपेचुअल फाइल कहलाती है? उसके लिए ऑप्शन देखिए, स्पेशल 5, मास्टर 5, लॉग 5। अरे दोस्तों जब सभी का संग्रह वही तो मास्टर फाइल होती है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। हाँ दोस्तों, ये रहा दोस्तों आज आपका सेट। यदि जो मेरे न्यू अभ्यर्थी हैं सभी को पसंद आ रहा है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ, जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं वो दूसरी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करवाएं चैनल को, जिससे दोस्तों कुछ व्यूज आएगा, मेरा भी मनोबल रहेगा। मैं आपको लगातार फ्री क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ। हाँ, आपको जल्द से जल्द मैराथन मिलना शुरू हो जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।